नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बूस्टर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संसद। इनसे रिलेटेड पार्ट 1 में सुपर 30 क्वेश्चन करेंगे और शेष बचा हुआ क्वेश्चन हम अगले वीडियो पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान, ऑप्शन बी रूसी संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी स्विस संविधान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है, जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक होता है, जो संसद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संसद की अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सेनेट, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी हाउस ऑफ लॉर्ड, ऑप्शन डी विधानसभा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यसभा। तो चलिए दोस्तों, अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के अंग हैं, जिनमें राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा को भंग किया जाता है। ऑप्शन ए हर 5 वर्ष बाद, ऑप्शन बी हर 6 वर्ष बाद, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, तथापि उसके सदस्यों में ये यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। ऑप्शन ए राज्यसभा और विधानसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और विधान परिषद, ऑप्शन सी राज्यसभा और विधान परिषद, ऑप्शन डी लोकसभा और विधानसभा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लोकसभा और विधानसभा। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारत के संसदीय ढांचे में लोकसभा तथा विधानसभा अस्थायी सदन हैं, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद अस्थायी सदन हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु ... है। ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(b) के तहत राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी संसद का वरिष्ठतम सदस्य, ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों में धन विधेयक से इतर किसी विधेयक पर असहमति होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक पर विचार के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जिसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के नियंत्रक और महालेखा
परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है? ऑप्शन ए आकलन समिति, ऑप्शन बी प्रवर समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोक लेखा समिति। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। यह समिति जांच करने वाले विषयों का चयन संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों में से की जाती है, जिन्हें संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी समिति की बैठकों में भाग लेकर उसकी सहायता करता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा वाहन कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा लोक उपक्रम समिति संसद की अस्थायी समितियां हैं, जबकि वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है। इस समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 7 सदस्य राज्यसभा तथा 15 सदस्य लोकसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुने जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। परामर्शानुसार इस समिति में विपक्षी दल के नेता को अध्यक्ष चुना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन है तथा यह कभी पूर्णतः विघटित नहीं होती। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर राज्यसभा के यथाशक्ति 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी संसद और विधानसभाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संसद। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसद। तो दोस्तों जो सांसद लिखे वो संसद है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संसद। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि के द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को प्राप्त है। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को वापस मिला सकती है अथवा उनकी सीमा, नाम एवं क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन बी संसद। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करेगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 73(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा। इस प्रश्न का उत्तर एसएससी ने अपने उत्तर पत्रक में भी जारी किया है, जो कि गलत है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सरकार के मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन सी किसी का भी उत्तरदायित्व नहीं, ऑप्शन डी गैर उत्तरदायित्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका अर्थ है कि किसी एक मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। किसी भी कार्य के लिए समूची मंत्रिपरिषद जिम्मेदार है। लोकसभा में विश्वास खो देने पर समूची मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना होता है। ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, ऑप्शन सी उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ऑप्शन डी उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक का प्रावधान है। धन विधेयक के अतिरिक्त विधेयकों पर सदनों की असहमति के बाद संयुक्त बैठक का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित होना होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संसद में शामिल है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा और विधानसभा, ऑप्शन डी विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति भी होना जरूरी है। कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति इसकी अनुमति नहीं देता। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए केंद्रीय प्रशासन, ऑप्शन बी नियमों कानूनों को अधिनियमित करना, ऑप्शन सी न्यायिक मामलों को कार्यान्वित करना, ऑप्शन डी कानूनों को कार्यान्वित करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नियमों कानूनों को अधिनियमित करना। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य नियमों कानूनों को अधिनियमित करना अनुच्छेद 245 से 246 में वर्णित है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? ऑप्शन ए संसद के सत्र का अंत, ऑप्शन बी किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक, ऑप्शन सी दैनंदिन कार्यवाही का अंत, ऑप्शन डी उक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए संसद के सत्र का अंत। संसदीय शब्दावली में समापन का आशय संसद के सत्र की समाप्ति से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अध्यक्ष। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110(3) एवं 110(4) के तहत लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है तथा इस संदर्भ में उसका विनिश्चय अंतिम होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनने वाले सर्वप्रथम भारतीय विट्ठल भाई पटेल वर्ष 1925 में बने थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, ऑप्शन बी कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन सी कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, ऑप्शन डी संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। संसदीय प्रकार की सरकार में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद अपनी प्रजातांत्रिक वैधता विधायिकी से प्राप्त करती है और विधायिकी के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। साथ ही इनमें मंत्रीगण अर्थात कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही लेकर जाते हैं अथवा उन्हें निश्चित अवधि में विधायिका का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। दूसरी ओर राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार में कार्यपालिका विधायिका से पृथक होती है तथा यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? ऑप्शन ए संसदीय सरकार, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति सरकार, ऑप्शन डी अधिकारवादी सरकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संसदीय सरकार। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। विधायिका या व्यवस्थापिका को संसदीय सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है। शासन के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। व्यवस्थापिका देश के लिए कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है तथा न्यायपालिका लोकतांत्रिक व्यवहार नियमों के अनुसार न्याय दिलाती है। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है और मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। ऐसा शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका का स्थान सरकार के अन्य विभागों से उच्च होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी बलीराम भगत, ऑप्शन सी रवि राय, ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जीवी मावलंकर। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के प्रथम निर्वाचित लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उनका कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 के मध्य था। वे 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा एवं तदनुसार 26 नवंबर 1949 से अंतरिम संसद के भी सदस्य रहे थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन 1 वर्ष
में कम से कम कितनी बार बुलाना जरूरी है? ऑप्शन ए 4 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 2 बार, ऑप्शन डी 1 बार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2 बार। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 अधिवेशन होते हैं, यथा बजट अधिवेशन फरवरी मई, वर्षाकालीन अधिवेशन जुलाई सितंबर और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर। हालांकि राज्यसभा के संबंध में बजट अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। किसी एक वर्ष में 2 अधिवेशन होने आवश्यक हैं, क्योंकि प्रत्येक अधिवेशन की अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 माह के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों की बैठक के लिए आमंत्रित करना होता है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन बी अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन सी कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्थगन प्रस्ताव। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का मामला मानते हुए जो चर्चा होती है उसे स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। यह एक साधारण प्रक्रिया है जिसके गृहीत किए जाने पर सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा सांसद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए आमुख, ऑप्शन बी स्थगन, ऑप्शन सी भंग करना, ऑप्शन डी बर्खास्त करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बर्खास्त करना। आमुख, स्थगन और भंग करना संसद से संबंधित शब्दावलियां हैं, जबकि बर्खास्त करना संसद से संबंधित नहीं है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्टैंडिंग समिति, ऑप्शन बी तदर्थ समिति, ऑप्शन सी संयुक्त समिति, ऑप्शन डी अस्थायी समिति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तदर्थ समिति। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तदर्थ समिति किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती है और जब वह अपना काम समाप्त कर लेती है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है तब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी बिना विभाग के मंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव। तो चलिए अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट सचिव को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री मंत्रिपरिषद का अंग होते हैं। अनुच्छेद 74(1) में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्य संचालन में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। आमतौर पर सरकार से तात्पर्य मंत्रिपरिषद से ही होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।